आज हम वर्ण विचार पाठ का हिंदी व्याकरण में अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण में हमने इससे पहले भाषा पाठ का अध्ययन किया था। भाषा मूल रूप से मुख द्वारा बोली जाती है कि जो हम भाषा बोलते हैं वो मुख से बोली जाती है। उसमें मौखिक ध्वनियों का प्रयोग होता है। उन ध्वनियों को कुछ लेखन चिन्हों द्वारा लिखा जाता है कि जो हम ध्वनियाँ अपने मुंह से निकालते हैं उनको हम लेखन चिन्हों द्वारा लिखते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। कि भाषा को लिखने का जो ढंग होता है वो क्या होती है, लिपि होती है। अब जानिए लिपि के छोटे छोटे ध्वनि चिन्ह को हम वर्ण कहते हैं। कि जो हम भाषा को लिखने के लिए ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं उनका सबसे छोटा रूप क्या होता है, वर्ण होता है। उसके टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे अ, आ, ओ, क, च, प आदि। आप इन वर्णों के टुकड़े नहीं कर सकते। कि जो ये वर्ण है हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते। ये लघुतम है कि ये सबसे भाषा का सबसे छोटा रूप है। इसकी परिभाषा क्या हुई, वर्ण उस लघुतम ध्वनि चिन्ह को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। अब वर्णमाला क्या होती है, जैसे इंग्लिश में भी अल्फ़ाबेट बोलते हैं जिनको, जैसे हम इंग्लिश में अंग्रेज़ी भाषा के भी ABCD पढ़ते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ऐसी हिंदी में भी वर्णमाला होती है। जब सभी वर्णों को क्रम में प्रस्तुत किया जाता है कि एक सीरीज़ में लगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। क्या है, सबसे पहले स्वर, ये 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ऐ, ओ, औ। फिर आगत स्वर है आ, ये अंग्रेज़ी भाषा का है स्वर। फिर है अयोगवाह, अयोगवाह का अंग और अह। अह ये जो अनुस्वार है और ये जो विसर्ग हैं इसके पीछे, अनुस्वार ये बिंदु और विसर्ग जो दो ये बिंदु लगे हुए एक साथ, ये क्या होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग को हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए हम इनका प्रयोग क्या करते हैं, अ के सहयोग से करते हैं। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, अयोग वह। फिर है व्यंजन, व्यंजन कौन से हैं, ये क, ख, ग, घ अंग, च, छ, ज, झ अण, ट, ठ, ड, ढ ण, ढ, ढ, त, थ, द, ध न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन अक्षय त्र, ज्ञ, श्र। आगत व्यंजन ज और फ। ध्यान दीजिए कि क, ख, ग आदि वर्ण हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते और इनको बोला भी नहीं जा सकता। इन्हें बोलने योग्य बनाने के लिए इनमें कोई ना कोई स्वर मिलाना पड़ता है। कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क, अ, क, यह क बोलने योग्य तो हो गया किंतु वर्ण नहीं रहा। वर्ण वह ध्वनि चिन्ह है जिनके टुकड़े नहीं हो सकते परंतु इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। कि क अब हम बोल तो सकते हैं पर ये वर्ण क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसमें अ जुड़ा हुआ है। जब क को अलग करेंगे ये वर्ण हो जाएगा, नहीं तो ये दोनों मिलके स्वर और व्यंजन मिलके फिर क बना है। ठीक है, इसीलिए इसमें ये बोला हुआ है कि किंतु ये वर्ण नहीं रहा, क्योंकि इसका भी हम विग्रह कर सकते हैं, मतलब इसको भी अलग अलग कर सकते हैं। वर्णों को 3 भागों में बांटा जाता है। वर्णों के प्रकार हैं, पहले स्वर, फिर अयोगवाह, फिर व्यंजन। देखो आपको इन चित्रों में दिखाया हुआ है अच्छी तरह से कि 3 वर्णों के 3 प्रकार हैं, स्वर, अयोगवाह, व्यंजन। स्वर क्या होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और इन्हें बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जाता है। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। आजकल अंग्रेज़ी की अ ध्वनि को भी हिंदी में स्थान प्राप्त है। जैसे कॉलेज में क, आ, ल, ए, ज, अ, इनका विग्रह करके दिखाया हुआ है आपके कॉलेज शब्द का। स्वर के 3 भेद माने गए हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर कौन सा होता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बहुत थोड़ा, मतलब चुटकी बजाने जितना समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से लगभग दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। प्लुत स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका प्रयोग प्राय किसी को दूर से बुलाने के लिए किया जाता है, जैसे हे राम आदि। आजकल
प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता। ठीक है। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक क्या होते हैं? वे सभी स्वर अनुनासिक कहलाते हैं जो मुंह और नाक से बोले जाते हैं। इनके ऊपर चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु का निशान लगा होता है शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है, जैसे हंस, चांद। अनुस्वार, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा सिर्फ नाक से बाहर निकलती है, कि जब हम उनको बोलते हैं तो वो सिर्फ नाक से हवा बाहर निकलती है और उच्चारण थोड़ा अधिक जोर से होता है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार के लिए बिंदु लगाया जाता है, इसमें शिरोरेखा के ऊपर सिर्फ बिंदु लगाया जाता है, अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे रंग, पंकज। अब इनमें अंतर क्या है? यही अंतर है कि अनुनासिक का उच्चारण करने में हवा मुख और नाक दोनों से एक साथ निकलती है, किंतु अनुस्वार के उच्चारण में हवा सिर्फ नाक से निकलती है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। इनके प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए कि जब हम इनका प्रयोग करें तो थोड़ी सावधानी रखें। थोड़ी सी असावधानी से अर्थ बदल जाते हैं, कि इनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, जैसे हंस और हंस। देखो यहाँ पर उदाहरण भी दे रखे, मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ा। ठीक है। और हंस मानसरोवर में मिलते हैं। ठीक है। ये हंसना क्रिया होगी और ये हंस एक पक्षी हो गया। ठीक है। अब है व्यंजन। अभी स्वर थे 3, अब व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, कि ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क अ, क, ख अ, ख, ग अ, ग आदि। मतलब इन व्यंजनों में क्या मिला हुआ है? स्वर मिला हुआ है, अ स्वर मिला के दिखाया हुआ है इसमें एग्जाम्पल में। व्यंजनों के भेद, व्यंजनों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। स्वरों के भी 3 भेद थे, व्यंजनों के भी निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। सबसे पहले स्पर्श, फिर अंतस्थ, फिर ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? क से लेकर म तक, जो ये वर्णमाला में क से लेकर प तक, प वर्ग के म तक, मतलब ये क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं, जैसे इसमें दिखाया हुआ है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कि हर एक जो क से लेकर म तक व्यंजन है इनको वर्गों में बांटा हुआ है, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। ठीक है। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख से किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ जो होती है वो मुख के किसी न किसी भाग को छूती है। स्पर्श करना मतलब छूती है। जैसे इसमें दिखाए हुए हैं, इस चित्र में दिखाया हुआ है कि इनके उच्चारण स्थान, जैसे नासकीय से क्या होते हैं? नासकीय व्यंजन से होते हैं अंग, अण, न, म। जो पंचम वर्ण होते हैं ना, हर एक उसके लास्ट के जो ये होते हैं, ये सारे नासकीय व्यंजन है। दंत्य से त वर्ग और ल और स। मूर्धन्य से री, ट वर्ग, ड, ढ, र, श। दंतोष्टे से व, ओष्टे से उ, प वर्ग, सारा ये प वर्ग जो है ये। ठीक है। कंठोष्टे से ओ, औ। कंठे से अ, आ और क वर्ग, ये जो क वर्ग है ये सारा, और ह। तालव्य से ई और च वर्ग, य और श भी होता है तालव्य से। कंठ और तालव्य से ए और अय। इसके बाद होते हैं अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन, ये संख्या में 4 हैं, य, र, ल, व। इनके उच्चारण में जीभ मुख के किसी विशेष भाग के निकट तो आती है किंतु उसे स्पर्श नहीं करती, कि ये जीभ मुख के किसी न किसी विशेष भाग के पास तो आती है पर उसके पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती। इसका कारण उच्चारण में हवा कम टकराती है। ये इसी कारण क्या होती है? उच्चारण में जो हवा होती है वो कम टकराती है। ये स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियाँ हैं, कि स्वर और व्यंजन जो होते हैं उनके बीच की ध्वनियाँ हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर है ऊष्म व्यंजन। इनके उच्चारण में श्वास वायु मुख से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, जिससे ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा होती है। ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, श, श, स, ह। इसके बाद आते हैं व्यंजन के अन्य रूप। वैसे तो व्यंजन के 3 रूप हैं, कौन कौन से? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, पर इसके अलावा भी कुछ होते हैं। एक होता है संयुक्त व्यंजन।
एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे दिखाया हुआ एग्जाम्पल में श और र, श्र बन गया, क श क्ष बन गया। जैसे क्षत्रिय, कक्षा, श्रम, परिश्रम। ठीक है। ज अं, ज्ञ, ज्ञानी, यज्ञ। त र त्र, पत्र, मित्र। द्वितीय व्यंजन, जब एक वर्ण दो बार मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे च च को मिला के बच्चा, एक च ये और एक च ये। ऐसे क क का चक्का, त त कुत्ता। ठीक है। इसके बाद हल चिन्ह, जो ये हलंत का चिन्ह लगाते हैं हम वर्णों के नीचे, ये हल स्वर के न होने की सूचना देता है। जब ये मूल व्यंजन स्वर के बिना होते हैं, इसलिए उनके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है, मतलब हलंत लगाया जाता है। जब स्वर के बिना व्यंजन लिखे जाते हैं तो उन्हें हम कैसे लिखते हैं? ऐसे हलंत के साथ लिखते हैं। जैसे क के नीचे भी लगाया हुआ है, ख के नीचे भी लगाया हुआ है, ग के नीचे भी लगाया हुआ है, आदि। ठीक है। जिन व्यंजनों में पाई होती है उन्हें हटा देने से भी व्यंजन स्वर रहित हो जाते हैं। जैसे अगर पाई मतलब जो हम लाइन खींचते हैं साथ में इनके, वो हटा दें तो उन्हें वो व्यंजन भी क्या होते हैं? स्वर रहित हो जाते हैं, कि वो भी उनमें भी स्वर नहीं जुड़ा होता। ठीक है। अब है अयोगवाह। सबसे पहले हमने पढ़ा कौन से व्यंजन थे ना, स्वर पढ़े, फिर व्यंजन, और अब अयोगवाह जो वर्णों का तीसरा भेद है। ये है अंग और अह। अयोगवाह ध्वनियाँ ये स्वर और व्यंजन के मेल से बनी है। जैसे अंग, वंशी, दंड, चंचल। ठीक है। ऐसी अह जैसे प्रातः है। ठीक है। ये विसर्ग और ये क्या है? अनुस्वार। विसर्ग और अनुस्वार को हम अलग से प्रयोग नहीं करते, इसीलिए ये अ के सहयोग से बनते हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। अब र का विशेष प्रयोग, र को हम कई तरह से प्रयोग करते हैं। जैसे र के साथ हल चिन्ह नहीं लगता, मतलब हलंत नहीं लगता, इसलिए स्वर रहित र को, जिसमें स्वर नहीं जुड़ा होता जिस र व्यंजन में, उसको अगले स्वर के ऊपर लगाया जाता है। जैसे कर्म, आशीर्वाद, मतलब इसकी जो र की साउंड है वो क और म के बीच में आ रही है, तो हमने इससे बाद वाले अक्षर पर ये लगाया है। जब र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके पैर में लगता है, कि जब र से पहले कोई अक्षर जो वर्ण है वो स्वर रहित हो, मतलब उसमें स्वर ना जुड़ा हो, तो जो र है वो उसके पैर में लगता है। जैसे प स्वर रहित है तो हमने र को कहाँ लगाया? उसके पैर में। जैसे प्रकाश और क्रम। ठीक है। इसके बाद है ड और ढ के साथ र नीचे कहाँ लगता है? ऐसे चिन्ह के रूप में जुड़ता है। जैसे ट और र जुड़ा तो ट्रक, ड र ड्रम। श के साथ र का प्रयोग कैसे होता है? श्र बन जाता है। जैसे श र श्र, श्रम, श्री, श्रीमान, परिश्रम। त के बाद र आने पर त्र हो जाता है। जैसे त र त्र, मित्र, पत्र। स के बाद र आने पर स्त्र बन जाता है। जैसे स र स्त्र, सहस्त्र, स्त्रोत। ठीक है। इसके बाद र के बाद ऊ तथा ऊ की मात्राएं बीच में लगती हैं। जैसे र ऊ रुपया, र ऊ रूप। जैसे ये जो ऊ की मात्रा है जो र पे, वो कहाँ लगती है? र के बीच में। ठीक है। उसके बाद है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन से होते हैं? ज, फ अंग्रेज़ी और फारसी भाषा के प्रभाव से हिंदी में आए हैं। उर्दू और अंग्रेज़ी शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मज़दूर, रफ़ू उर्दू के शब्द है, विज़न, फादर अंग्रेज़ी के शब्द हैं। ठीक है। एक चीज़ और बच्चों, इनके नीचे जो ये बिंदु लगा होता है इसको हम क्या कहते हैं? नुक्ता। ये उर्दू फारसी शब्दों के नीचे लगता है, इस बिंदु को हम तब क्या कहते हैं? नुक्ता। अब आप जान गए होंगे भाषा का सबसे छोटा ध्वनि चिन्ह जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है। स्वर ध्वनियाँ बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती हैं। स्वर मात्रा के रूप में भी लिखे जाते हैं। ठीक है। व्यंजन सदा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। फिर है क्षेत्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन है। ज, फ आगत व्यंजन है जो उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों में लगते हैं। उसके बाद है अनुनासिक और अनुस्वार, जो चंद्र बिंदु और बिंदु हम लगाते हैं के प्रयोग में हमें सावधानी आवश्यक है।
र विशेष वर्ण है, इसका लेखन विविध प्रकार से होता है। आज आपने इस पाठ का अध्ययन किया। अब आपने इस पाठ से संबंधित एक्सरसाइज करनी है, वो मैं आपको बता रही हूँ। आपने उन एक्सरसाइज को ध्यान से सुनना है और समझना है और उसको लर्न करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, इनसे अनुस्वार, अनुनासिक और स्वर व्यंजन भरकर। सबसे पहले जो ध्वनियाँ मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। जो ध्वनियाँ स्वर की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो ध्वनियाँ मुख और नाक दोनों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जो ध्वनि केवल नाक के रास्ते से बाहर आती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। ये आपने अभी पाठ में अध्ययन किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिन्ह किस ध्वनि के लिए आते हैं? सही उत्तर पर निशान लगाइए। आपने टिक मार्क का निशान लगाना है। चंद्र बिंदु किसके लिए होता है? अनुनासिक के लिए, उसके आगे टिक लगा दिया। फिर बिंदु किसके लिए होता है? अनुस्वार के लिए। फिर हल चिन्ह, ये जो हलंत का चिन्ह होता है किसके लिए होता है? हल के लिए। हल चिन्ह जो हम लगाते हैं जब हम व्यंजनों को स्वरों के बिना लिखते हैं तब हम उनके नीचे हलंत लगाते हैं, या कोई वर्ण अधूरा आधा होता है तो उसको भी हम क्या लेते हैं? हलंत चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद है विसर्ग। ये विसर्ग का किसके लिए रखते हैं? ये चिन्ह किसके हैं? विसर्ग के, तो ये विसर्ग के आगे टिक लगा दिया। फिर ये री ऋषि की मात्रा है तो ये री ऋषि ये रहा, इसके आगे टिक लगाया। फिर ऊपर ये निशान ये र का होता है जब ये आधा होता है, मतलब पूर्ण वर्ण नहीं होता, तब ये क्या होता है? ऐसे हलंत के साथ होता है। ये इसकी मात्रा, इसका चिन्ह होता है, इस तरह र ऐसे लगाते हैं हम। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और द्वितीय किसका प्रयोग हुआ है? जैसे पंच है, पंच में बिंदु लगा हुआ है तो ये क्या है? अनुस्वार। चांद में चंद्र बिंदु लगा है तो क्या है? अनुनासिक। गदा में द और द दो बार है, द्वितीय दो बार व्यंजन का प्रयोग हुआ है तो ये क्या है? द्वितीय व्यंजन। प्रातः में विसर्ग लगा हुआ है तो ये क्या है? विसर्ग। अब नीचे दिए गए शब्दों का उचित समूह के साथ मिलान करना है, मैचिंग करनी है आपने। हर्ष स्वर कौन से हैं? अ, री, ई, उ। दीर्घ स्वर कौन से हैं? ई, ए, ओ, अ। व्यंजन कौन से हैं? व्यंजन कहाँ है? ट, ठ, त, न। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? अक्षर, त्र, ज्ञ, श्र। फिर अनुस्वार कौन से हैं? जिन पे बिंदु लगा हुआ है। अनुनासिक कौन से हैं? जिन पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। ये ऐसे मैचिंग करनी है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, र में उ तथा उ की मात्रा लगाकर दो शब्द बनाने हैं। जैसे र में छोटा ऊ मिलाया तो हमने क्या बना? रुकावट, रुलाना। ठीक है। उसके बाद है र में बड़ा ऊ लगाएंगे तो रूप, अमरूद। फिर आ ध्वनि वाले 3 शब्द बनाने, जो ये अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है, ये आ, इससे बनाने हैं डॉक्टर, कॉलेज, फुटबॉल। फिर है ज और फ वाले 2 अंग्रेजी तथा 2 उर्दू शब्द लिखने हैं। ज और फ से अंग्रेजी के विज़न, फादर, उर्दू का मजबूत, रफ्तार। आपने ये जो एक्सरसाइज है इसको लर्न करना है और एक बारी लेसन को भी दोबारा से रीड करना है।